why are some nuclear reactors kept under International Atomic Energy Agency safeguards, IAEA safeguards, while others are not? Now you can see, uh, some use uranium and others use thorium, right? तो मतलब कि इस वाले क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है गाइज। मैं जानबूझ के ऐसे खिंच खिंच के लॉजिक नहीं बता सकता, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज कम इन 2018 क्वेश्चन पेपर, आई होप मतलब 2017 और 18 क्वेश्चन पेपर में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज ऑलरेडी कम एक ऑप्शन में। तो उस ऑप्शन को पकड़ के आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सर्च करना था, एंड डायरेक्टली विकिपीडिया के पहले ही पेज पे ये वाला स्टेटमेंट है, सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स यूज डोमेस्टिक सप्लाईज, सो दैट इज द आंसर। बाकी लॉजिक वाला एक्सट्रीम स्टेटमेंट वगैरह इसमें कोई लॉजिक वाले स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, with reference to trade related investment measures, with reference to trade related investment measures trims, which of the following statement is are correct? देखो सेकंड वाला देखो, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बोथ वर्ड मतलब दे अप्लाई टू बोथ, मतलब कि गुड्स को भी और सर्विसेज को भी अप्लाई हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। एक्चुअली दिस इज इकोनॉमिक क्वेश्चन, लेकिन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर जो है ना ओनली गुड्स को है, नॉट सर्विसेज। इतना आपको पता होता ना अगर, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट कर पाते थे। सी इज द आंसर 1 and 3। लेकिन इसमें ये फैक्ट होना, यू मस्ट नो दिस फैक्ट कि सेकंड वाला स्टेटमेंट की फैक्ट आपको पता होनी चाहिए कि इट अप्लाई टू ओनली गुड्स नॉट सर्विसेज। सर्विसेज के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग वाला मेजर्स है, इसलिए ये है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एंड सर्विसेज के लिए अलग है। तो वो आपको पता होता ना, तो इसका आंसर डायरेक्ट कर सकते थे आप। सेकंड को एलिमिनेट करके ए, बी एंड डी को एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर आता था सी, 1 and 3 ओनली। मतलब कि इसमें भी ज़्यादा लॉजिक नहीं है, लेकिन सेकंड फैक्ट आपको पता होना चाहिए था, राइट। ओके, आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन में ज़्यादा ट्रिक मैं नहीं दे पाया बिकॉज दीज आर फैक्चुअल, लेकिन फिर भी सेकंड वाले से ये वाला आंसर होता था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड टू अडॉप्ट ए एक्सपांशनिस्ट मॉनिटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू। नॉट पूछा है, नॉट मतलब कि एक्सपांशन कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो क्या नहीं करेगा। तो नॉट डू मतलब कट नहीं करेगा, एक्सपांशन करना है तो कट नहीं करेगा। तो देखो 1 and 3 में कट वर्ड आया है, सिमिलर वर्ड आया है, 1 and 3 में कट आया है, लेकिन सेकंड में क्या आया है, इंक्रीज आया है, राइट। मतलब कि या तो 1 and 3 में से आंसर है या 2 आंसर है, ये तो आपको समझ में आया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या, इंक्रीज इन द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये नहीं करेगा गवर्नमेंट, और बाकी दोनों चीज़ें करेगा। कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड। कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये कट करेगा अगर एक्सपांशन करना है गवर्नमेंट को। नॉट पूछा है, समझ में आ रहा है। तो 1 and 3 क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये करेगा एंड सेकंड नहीं करेगा, इसलिए आंसर है सेकंड। देखो फर्स्ट वाले का मीनिंग क्या हो रहा है, कट एंड ऑप्टिमाइज स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कट बैंक रेट एंड रेपो रेट। ये दोनों चीज़ें मतलब कि बैंक रेट, रेपो रेट, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये चीज़ें कट की ना तो इकोनॉमी में पैसा आता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, मतलब कि एक्सपांशन होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। इसलिए नॉट की वजह से 1 and 3 इज नॉट द आंसर, 2 ओनली इज द आंसर। तो ये नॉट की वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना था इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले सेकंड वाला डायरेक्ट देखते हैं हम। सेकंड वाला, द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया इन द वर्क फोर्स स्टेडीली इंक्रीज। स्टेडीली वर्ड आ गया, इसलिए वो वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टेडीली वर्ड आता है तो रॉन्ग होता है, इसलिए 2 इज रॉन्ग। देयरफॉर ए एंड डी इज एलिमिनेटेड, बचा बी एंड सी, तो 3 इज डेफिनेटली करेक्ट। 3 क्या है, इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इन इकोनॉमी इंक्रीज, ये तो करेक्ट ही है श्योर शॉट, क्योंकि 3 बी एंड सी दोनों में है। और फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। अभी देखो ये थोड़ा सा ये है कि ग्रोथ रेट कम हुआ, मतलब कि लिबरलाइजेशन हुआ, इसकी वजह से रूरल एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ रेट कम हुआ। क्यों कम हुआ, क्योंकि सारे जॉब है ना लिबरलाइजेशन की वजह से सारे जॉब सिटी में आए ना कि इसमें लिबरलाइजेशन का। देखो हमें इतना तो लॉजिक पता है
कि लिबरलाइजेशन का फ़ायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा हुआ था, ना कि रूरल मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ भी ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था, राइट। उतना आपको लॉजिक पता है ना, तो डेफिनेटली ग्रोथ ही नहीं, ग्रोथ रेट क्यों बढ़ेगा फिर रूरल में, एम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेट होगा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से। इसलिए 3 इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ग्रोथ रेट वॉज डिक्रीज। एंड थर्ड क्या है, इन रूरल एरिया ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज। देखो ग्रोथ एंड ग्रोथ रेट इसमें फर्क है, समझ में आ रहा है। थर्ड में ग्रोथ बोला है तो ग्रोथ तो बढ़ता जाता है, थोड़ा 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 ग्रोथ बढ़ता है, लेकिन फोर्थ में क्या है, ग्रोथ रेट है, तो ग्रोथ रेट है ना डिक्रीज हुआ था एम्प्लॉयमेंट में, समझ में आ रहा है। तो नॉन फार्म इकोनॉमी में इंक्रीज हुआ ग्रोथ, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट में ग्रोथ रेट है ना वो डिक्रीज हुआ था। थोड़े कंफ्यूजिंग से स्टेटमेंट्स है, लेकिन यू हैव टू बेयर विथ दिस स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। अभी देखो डायरेक्ट सेकंड वाला डायरेक्ट देखो। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, देखो वन ऑफ द वर्ड आ गया, मैंने ऑलरेडी कितनी बार बोला है, वन ऑफ द वर्ड आया तो डेफिनेटली करेक्ट, तो 2 तो डेफिनेटली आंसर है। तो ए एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए इज वन ओनली एंड डी इज नाइदर 1 नॉट 2, मतलब कि 2 तो करेक्ट है, मतलब कि बी और सी में से आंसर है, राइट। अभी 1 को कैसे देखना है, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर सेक्टर डीसीसी बैंक डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू, बोला है मैंने, कंपैरिजन वर्ड आया, स्टेटमेंट रॉन्ग। कैसे अप्लाई हो रहा है ना, आर यू एंजॉइंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो ये मुझे अच्छा लगता है जब रिपीट होता है, जब मैं कुछ ना कुछ डिलीवर कर पाता हूँ ना बच्चों को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कंपेयर टू वर्ड आया, जिन्होंने कल का सेशन देखा होगा उनको पता है, कंपेयर टू वर्ड आया रॉन्ग स्टेटमेंट, सेकंड वाला वन ऑफ द वर्ड आया करेक्ट स्टेटमेंट, विद इन अ सेकंड आंसर बी टू ओनली। तो ऐसे वाले टेक्निक आपको दुनिया मतलब कि इंडिया में कहाँ मिल रहे हैं मुझे बता दो प्लीज़, राइट। तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज जितना भी मैंने मीटिंग के लिए प्रिपेयर किया था ना, मेरा मीटिंग बहुत बढ़िया हुआ। एंड मतलब कि पर्सनल है, लेकिन मेरा जो यूपीएससी का फेलियर भूलने के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत काम आती है, राइट। तो इसलिए मैं थोड़ा हैप्पी भी हूँ, टायर्ड हूँ, रात को सोया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इमीडिएटली आते ही मैंने सेशन स्टार्ट किया है गाइज, बिकॉज आई एम कमिटेड, आई लाइक, मेरे को ये अभी हॉबी टाइप हो गया है कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ डिलीवर करना है, कुछ ना कुछ देना है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड के मैसेजेस आते हैं ना तब बहुत अच्छा लगता है, पैसे से कुछ नहीं होता है लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स। अभी देखो, डायरेक्ट सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं, बाकी वाला तो देखेंगे ही, लेकिन सेकंड वाला देखते हैं। कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रेएंट विलफुली डैमेजेस इट एंड इफ प्रूव्ड सो, मतलब कि स्टेटमेंट क्या है कि किसी ने अपने ही दुकान में एक कंप्यूटर खरीदा नया और जानबूझ के तोड़ दिया और वो प्रूव भी हुआ। स्टेटमेंट का मीनिंग देखो, इंश्योरेंस क्या देगा बोल रहा है, नया कंप्यूटर लेके देगा, जबकि वो कंप्यूटर खुद तोड़ा है और वो प्रूव भी किया है, इंश्योरेंस कंपनी ने प्रूव किया है कि इसने खुद तोड़ा है, फिर भी पैसे देने पड़ेंगे। तो इंश्योरेंस का तो कुछ मीनिंग ही नहीं, लोग कंप्यूटर लेंगे और तोड़ेंगे और इंश्योरेंस लेंगे, समझ में आ रहा है। इसलिए 2 इज रॉन्ग, 2 रॉन्ग, तो ए सी एंड डी रॉन्ग, इसलिए बी इज द आंसर 1 3 एंड 4 ओनली, राइट। बाकी के स्टेटमेंट आप पढ़ लो। आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज मैंने ऑलरेडी सेकंड को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हाँ कंप्यूटर खुद ही तोड़ोगे, प्रूव भी हो जाएगा, तो आपको कैसे पैसे मिलेंगे, समझ में आ रहा है। मतलब कि ये वाला क्वेश्चन आप दुनियादारी कितना भी पढ़ के होने वाला नहीं था, लेकिन ये सेकंड वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझना था, अरे यार ये खुद ही तोड़ रहा है फिर भी पैसे मिल रहे हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं तो घंटी बजनी चाहिए आपके दिमाग। इसलिए इसका आंसर है बी 1 3 एंड 4 ओनली, बिकॉज 2 is there in A, C and D. I will move to next question. Question number 91. With reference to cultural history of India, consider the following pairs. अभी देखो, परिव्रजका, रिनंशियंट एंड वंडरर। अभी देखो इसका एक लॉजिक बोलता हूँ मैं। परिव्रजका वैसे भी रिपीट हुआ है, मतलब कि परिव्रजका है ना, ऑलरेडी परिव्रजका एक साल आया था, मतलब कि 2012-13 परिव्रजका टर्म आया है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि परिव्रजका आपने सर्च करके रखा होना मांगता था, राइट। इसलिए परिव्रजका का है रिनंशियंट एंड वंडरर। और एक चीज़ बोलता हूँ, यहाँ पे उन्होंने ना रिनंशियंट ओनली रिनंशिएट लिख सकते थे, लेकिन रिनंशिएट एंड वंडरर यहाँ पे एक्चुअली और नहीं लिखा,
एंड लिखा, लेकिन ये भी काइंड ऑफ ऑब्लिक टाइप स्टेटमेंट है, रिनंसिएंट ऑब्लिक या एंड वंडरर। तो मैंने ऑलरेडी बोला है, ऑब्लिक जब आता है और जब आता है और ऐसे जब आता है ना, यहाँ पे एक नया ट्रिक बोल रहा हूँ, दो ही वर्ड है और एंड से जोड़ा है, बाकी कुछ भी नहीं है, मतलब कि पेयर्स हो या पूरा पूरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में ओनली दो वर्ड है और बीच में एंड या और या ऑब्लिक डाला है। ऑब्लिक तो सभी जगह अप्लाई होता है, लेकिन रिनंसिएंट एंड वंडरर ऐसे जब कंजंक्शन एंड का, एंड दो वर्ड का कंजंक्शन काम करता है ना, मतलब कि ना कि सेंटेंसेस, रिनंसिएट एक वर्ड है, वंडरर एक वर्ड है, तो उसके बीच में एंड आया, तो ऐसी जगह पे वो वाली जोड़ी करेक्ट होती है। मतलब कि आप बोलोगे वियर्ड टाइप लॉजिक है, लेकिन ये अप्लाई होता है, एंड यू हैव टू अप्लाई दीज टेक्निक्स व्हेन यूर ऑल द नॉलेज, आपका प्रिपरेशन भी शॉर्ट पड़ रहा है और कैसे भी करके आपको पेपर में रिस्क लेना है, तब आपको ऐसे वाले वियर्ड टेक्निक्स भी काम आते हैं एंड इट गिव्स रिजल्ट्स। आपने MS धोनी मूवी देखा होगा, सबने, ऑलमोस्ट सबने देखा होगा। MS धोनी का सिलेक्शन जब करना था ना, तो एक मीटिंग में एक बंदा बोलता है कि नहीं नहीं, उसके टेक्निक्स गलत है। समझ में आ रहा है, मतलब कि किसी और का नाम, 2-3 मेंबर और किसी का नाम डालते हैं, लेकिन 1-2 लोग धोनी का नाम डालते हैं, तो सिलेक्शन कमेटी। तो धोनी क्या बोलता है, MS धोनी क्या बोलते हैं, सॉरी, MS धोनी का जो नाम नाम देने वाले बोलते हैं, वो बोलते हैं MS धोनी। दूसरे लोग बोलते हैं नहीं, उसके टेक्निक बहुत प्योर है। लेकिन जो सिलेक्ट करने वाले थे ना, जिन्होंने धोनी के नाम को सपोर्ट किया, वो बोलते अगर पुअर टेक्निक से उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो क्या है, मतलब मेरा भी यही है, अगर मेरे वाले टेक्निक से, चाहे वो वियर्ड हो, लेकिन अगर आपका प्रीलिम 20-25 मार्क्स से निकलता है तो क्या क्या जाता है आपका, या UPSC को भी क्या लेना देना है, कहाँ से ट्रिक आपने लिया। अंडरस्टैंड, दैट इज माई एक्चुअल एम, कि वियर्ड टेक्निक हो कुछ भी हो, लेकिन जहाँ पे अप्लाई होता है वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो समझ में आया, इसलिए 2 वर्ड्स एंड बीच में आया तो डेफिनेटली करेक्ट, या 2 नेम्स और बीच में एंड ऐसे आया ना, नेम्स आया तो भी करेक्ट है। सेकंड वाला है श्रमणा। अभी देखो श्रमणा, पृष्ठ विथ ए हाई स्टेटस। देखो ओनली यहाँ पे लिख सकते थे पृष्ठ, पृष्ठ लिख सकते थे ओनली, पृष्ठ विथ हाई स्टेटस, मतलब कि पृष्ठ के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है उन्होंने इस स्टेटमेंट में। कैसे, पृष्ठ ऐसे लिख सकते थे, श्रमणा वाज अ पृष्ठ या बुद्धिस्ट पृष्ठ या नहीं क्या रिलीजियस पृष्ठ ऐसे लिख सकते थे, लेकिन मतलब कि पृष्ठ के बारे में क्या जानकारी दी, विथ हाई स्टेटस। स्टेटस के बारे में क्या है, हाई हो लो हो, पृष्ठ हो तो पृष्ठ है, पृष्ठ का कोई स्टेटस, मतलब सब पृष्ठ का स्टेटस हाई ही होता है, जानबूझ के एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। समझ में आ रहा है, इसलिए ये वाला रॉन्ग था और ये वाला रॉन्ग है, ऐसा समझ में आने पर भी आंसर आ रहा है B 1 and 3 ओनली। और थर्ड इज उपासका। उपासक मतलब क्या है, ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, बुद्धिज्म वाला अगर बुद्धिज्म वाला स्टेटमेंट आता है तो डेफिनेटली करेक्ट होता है, वो एक लॉजिक मैंने आपको बोला था। अगर सारे ऑप्शन में बुद्धिज्म है तब नहीं, लेकिन 3 ऑप्शन में सपोज एक ही ऑप्शन में बुद्धिज्म है तो बुद्धिज्म वाला डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन होता है। ये भी एक लॉजिक है, ये भी इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसलिए इसका आंसर है B 1 and 3 ओनली। और सेकंड वाला क्यों रॉन्ग है, ऐसे नहीं बोला कि रिलीजियस पृष्ठ, लेकिन पृष्ठ के स्टेटस के बारे में जानबूझ के ज़्यादा जानकारी दी कि पृष्ठ विथ हाई स्टेटस, अननेसेसरीली हाई स्टेटस ऐसे वर्ड डाल दिया। पृष्ठ पृष्ठ हाई ही स्टेटस होता है, पृष्ठ का छोटा पृष्ठ हो बड़ा पृष्ठ हो, स्टेटस कहाँ होता है, स्टेटस राजा का होता है, स्टेटस प्रधान का होता है, या स्टेटस मिलिट्री में होता है, लेकिन पृष्ठ में कहाँ से स्टेटस आएगा। थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ रहा है, इसलिए 2 इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी देखो, विथ रेफरेंस टू द इंडियन एलिफेंट, अभी डायरेक्टली थर्ड वाले स्टेटमेंट को जाओ, ओनली वर्ड आया, ओनली की वजह से थर्ड वाला रॉन्ग है, ओनली वर्ड की वजह से थर्ड वाला रॉन्ग हो गया, बाकी का स्टेटमेंट आप पढ़ लो, तो इसलिए C and D एलिमिनेट हो गया डेफिनेटली, क्योंकि ओनली वर्ड आया है। तो बचा कौन सा, A and B, मतलब कि 2 तो डेफिनेटली करेक्ट है, क्योंकि A and B दोनों में 2 है। 2 क्या है, द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी वर्ड आया, एंड 20 मंथ्स ओनली डाला है क्या, 20 मंथ्स के बाद, 22 मंथ्स के बाद ओनली नहीं डाला, थर्ड वाले स्टेटमेंट में ओनली डाला, क्यों कि थर्ड वाला रॉन्ग है, उनको रॉन्ग करना था, लेकिन सेकंड वाले में ओनली नहीं डाला उन्होंने, राइट। तो इसलिए आपको समझ में आना है कि जब फिगर देता है लेकिन ओनली नहीं डाला सेकंड वाले में,
लेकिन थर्ड वाले में ओनली डाला, और थर्ड इलिमिनेट करने से ही हम 2 वाला, मतलब कि देखो आप बोलोगे कि फिगर वाला स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे 22 मंथ वाला रॉन्ग करोगे आप, लेकिन फिर थर्ड वाला करेक्ट करोगे, तो कौन सा लॉजिक आपको पहले लगाना है उसके हिसाब से भी देखना है आपको। पहले कौन सा लगाना है, ओनली वाला, ओनली बहुत ही एक्सट्रीम वाला लॉजिक है, राइट, इसलिए थर्ड एलिमिनेट हो गया। तो सेकंड वाला फिगर का लॉजिक आपको लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेकंड इज ऑलरेडी डेफिनेटली करेक्ट, बिकॉज ए एंड बी दोनों में है, इसलिए सेकंड इज करेक्ट। अब फोर्थ वाला देखो, अमंग द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला, हाईएस्ट वर्ड आया और ऊपर से किसी स्टेट का नाम आता है ना, किसी भी स्टेटमेंट में किसी स्टेट का नाम आया ना, ये भी एक लॉजिक है। स्टेट का नाम आया जानबूझ के, वो कर्नाटक है लेकिन केरला देता है, या हिमाचल प्रदेश होता है लेकिन उत्तराखंड देता है, किसी मतलब कि बाजू के स्टेट का नाम देता है यूपीएससी, इसलिए फोर्थ इज ऑल्सो रॉन्ग, इसलिए बी इज रॉन्ग। और एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आंसर आ गया, बी इज ऑल्सो, आंसर इज 1 and 2 ओनली, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा क्लिक होना चाहिए कि द लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, एलिफेंट की लीडर फीमेल होती है, लेकिन अलग से ये वाला थोड़ा सा स्टेटमेंट क्या है कि फीमेल, मतलब कि फीमेल को प्रमोट कर रहा है, मे बी इन एलिफेंट, लेकिन ऐसे बोल रहा है यूपीएससी कि चलो फीमेल को लीडर करो, एलिफेंट कर रहे हैं तो आदमी क्यों नहीं उनको, मतलब कि यूपीएससी में ज़्यादा फॉर्म भरो, पढ़ाई करो, लड़के आईएएस बनो, ऐसा थोड़ा सा उस टाइप का मीनिंग, मतलब समझ आ रहा है कि इट इज़ अ फीमेल सपोर्टिव स्टेटमेंट। तो ऐसे वाले स्टेटमेंट भी करेक्ट होते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज वाले स्टेटमेंट होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग वाले स्टेटमेंट, वैसे ही फीमेल को जब स्टेटस देने वाले स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो स्टेटमेंट भी करेक्ट होते हैं, ये भी एक लॉजिक है, इसलिए 1 and 2 ओनली इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। तो आपको यहाँ पे नेशनल पार्क का लोकेशन पता होना चाहिए था, कौन सा कहाँ है, तो यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बोला 2019 में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था, उसमें 87, 89, 80 के बाद ही था क्वेश्चन, मैंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी। तो उसमें बहुत सारे नेशनल पार्क आए थे, ऑलमोस्ट 20 नेशनल पार्क्स इन 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन में 4 नेशनल पार्क, तो ये सारे नेशनल पार्क वहाँ कवर हुए थे उस क्वेश्चन में। मतलब कि उस क्वेश्चन को आपने किया होता तो ए वाले क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन होने वाले थे, ये वाला और एक ऑलरेडी गया, और आगे भी एक है शायद। तो इसका आंसर है 1, 3 and 4 ओनली, सी ऑप्शन। पप्पीकोंडा इज इन आंध्र प्रदेश, तो वो कावेरी बेसिन में नहीं है, पप्पीकोंडा इज आंध्र प्रदेश तेलंगाना साइड है, बाकी सारे कावेरी बेसिन में। तो इतना भी पता होता ना, पप्पीकोंडा इज नॉट इन दिस साइड, वो आंध्रा है, तो भी आप एलिमिनेट करके कर सकते थे, लेकिन इसमें लॉजिक नहीं कुछ। अभी 94 क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सिलोन फ्रॉगमॉथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंड मिनिवेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट आर। अभी देखो ये भी लॉजिक तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगर इतना पता है ना कि श्रीलंका को सिलोन बोलते हैं, श्रीलंका को सिलोन बोलते थे, मतलब कि सिलोन का नाम है, लेकिन इंडिया में आया है वो मतलब कि वो वाली चीज, मतलब कि जो भी है। तो देखो प्राइमेट्स मतलब कि मतलब कि प्राइमेट्स मतलब इसको मंकी, राइट, मंकी। तो मंकी श्रीलंका से इंडिया कैसे आएंगी, सिलोन, अगर आपको सिलोन भी क्लिक हुआ ना कि हाँ यार सिलोन तो श्रीलंका का नाम था, उतना लॉजिक भी आप लगाते ना, तो मंकी तो इतना समुंदर पार करके आ नहीं सकती, रेप्टाइल्स भी नहीं आ सकते, रेप्टाइल को भी ज़मीन चाहिए, एम्फीबियंस को भी ज़मीन चाहिए, ओनली पानी से नहीं आ सकता इतना दूर, तो इसलिए बी, सी एंड डी एलिमिनेटेड। लेकिन पक्षी उड़ के आ सकता है इतना दूर, ही कैन डेफिनेटली कम, इसलिए इसका आंसर है बर्ड्स। बट ये थोड़ा सा वियर्ड लॉजिक है, ये रेयर टाइप लॉजिक है, लेकिन यू कैन यूज इट इफ़ यू कैन, थोड़ा सा लॉजिक लगा पा रहे तो लगा सकते गाइज। मतलब कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैं बहुत टायर्ड हुआ, मतलब मेरे आंखें ऑलमोस्ट बंद होने टाइप है, रात भर सोया नहीं, लेकिन मैं कमिटेड था कि आज मुझे ये वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है, तो आई विल फिनिश रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड मे बी 9:30 एक और सेशन लूँगा मैं आपके साथ, कुछ ना कुछ। तो लेट अस सी, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी नेशनल पार्क के बारे में है, यहाँ पे भी कोई लॉजिक नहीं लगता है, तो ये भी कान्हा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मुडुमुलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थल चप्पर नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आई है, इसलिए
इसका आंसर है कान्हा नेशनल पार्क। आपने सर्च किया होना मांगता है, तभी इसका आंसर आता है, नहीं तो ये स्किप करने जैसा क्वेश्चन है। तो अभी आपको क्या करना है, कान्हा को सर्च करना है, मानस को सर्च करना है, मुडुमलाई को सर्च करना है, थल चप्पर को सर्च करना है कि स्टेट में आता है, नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है, क्या है, ये सारी चीज़ें अब मेरे को आपके PYQ एनालिसिस वाले जो नोट्स है ना, उसमें आपको डेफिनेटली मिलेंगे। सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे इसी क्वेश्चन में बारहसिंगा मतलब इंडियन स्वैम्प डियर ऐसे आया है वर्ड। तो बारहसिंगा का इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर स्टेटस भी आपको चेक करना है, वगैरह वगैरह, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टील स्लैग कैन बी, क्वेश्चन में ही कैन बी अगर आ गया ना तो ऑप्शन सारे करेक्ट होते हैं, ये भी एक लॉजिक है। क्वेश्चन में ही कैन बी और ऑप्शन में अगर कुछ एक्सट्रीम नहीं है, यहाँ पे बस यूज है। स्टील स्लैग कैन बी अ मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि यूज है, कैन बी यूज ऐसे ही लिखना था, लेकिन उन्होंने यूज वाला वर्ड जानबूझ के नहीं यूज किया। लेकिन स्टील स्लैग कैन बी अ मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब है कि यूजेस दिए है। तो मैंने ऑलरेडी बोला कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, यूजेस, ये जनरली करेक्ट होते हैं। यूजेस, पोल्यूटेंट्स, या मतलब कि समझ में आ रहा है, एडवांटेजेस, फीचर्स, ये सारे करेक्ट होते हैं अगर कुछ एक्सट्रीम वर्ड नहीं है। तो देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, मतलब कि इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, ठीक है ना, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। तो इसका आंसर हो गया D 1, 2 एंड 3 ओनली। कैन बी वर्ड क्वेश्चन में ही आया और यूज की बात हुई है, इसलिए इसका आंसर है D 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 97, अगेन नेशनल पार्क आया। मतलब कि आप समझ पाओगे कि 2020 में 3-4 नेशनल पार्क पे क्वेश्चन थे, 2021 में एक भी नहीं था, 2022 में देखो बहुत क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मेरे वाले नोट्स में आपको इन्वायरमेंट के जितने भी नेशनल पार्क वगैरह है ना, वो आपको अच्छे से रट लेना है। मैंने बहुत अच्छा उसको 2-3 दिन वेस्ट करके मैंने डिटेल में लिखा है, 100 नेशनल पार्क ऑलमोस्ट लिखे हैं मेरे नोट्स में। उसमें उसके बारे में स्टेट कौन सा है, उसकी फ्लोरा फौना कौन सा है, उसका फेमस है, उसका मैक्सिमम एरिया कितना है, कितने डिस्ट्रिक्ट में आता है, रिवर कौन सी जाती है, सारा मैंने लिखा है। लेकिन फिर भी ये इसका आंसर है 1 एंड 2 ओनली। इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, आइदर यू नो इट द लोकेशन और डोंट नो इट टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन देखो, मतलब कि लोकेशन से ये वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, लोकेशन आपको पता है ना। देखो, मस्क डियर इज इन हिमालयाज, तो मानस नेशनल पार्क हिमालयाज में नहीं है, आसाम में है, इसलिए 4 एलिमिनेट हो गया, इसलिए C एंड D एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा, A एंड B। तो 2 इज डेफिनेटली करेक्ट। गंगोत्री, तो देखो गंगोत्री हिमालय में है, वो तो करेक्ट है। लेकिन अभी आपको स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है ना, वो पता होना चाहिए था, तो वो भी गंगोत्री के ही नज़दीक है, इसलिए गंगोत्री के नज़दीक है। इतना पता होने के बाद आप 1 एंड 2 ओनली आंसर लिख सकते हैं। लेकिन इसमें लॉजिक नहीं होता है, नेशनल पार्क में लॉजिक जनरली वर्क नहीं होता है, मतलब कि आपको पता ही होना चाहिए। तो आई होप यू आर गेटिंग। इस वाले वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे फैक्चुअल आए, इसलिए ज़्यादा लॉजिक नहीं निकले, लेकिन जितने निकल पाए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 98 वाला देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 98। देखो, इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। मैंने ऑलरेडी बोला कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी वगैरह है तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, लेकिन सारे स्टेटमेंट वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको अब जाना है 2 एंड 4 में। सेकंड वाला क्या है, कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, एंड 4 क्या है, हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि दोनों तो नहीं हो सकता, एक तो कोल्ड होगा या हॉट होगा, मतलब कि 2 एंड 4 आर साइमल्टेनियसली करेक्ट तो नहीं हो सकते। तो बी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 2 एंड 4 साइमल्टेनियसली करेक्ट दिए हैं बी में। कोल्ड भी और हॉट भी दोनों कैसे होगा, कोल्ड भी टेक्नोलॉजी एंड हॉट भी टेक्नोलॉजी, एक दूसरे के अगेंस्ट है स्टेटमेंट्स, वहीं पे आपका एलिमिनेट हो गया। और सेकंड चीज़, सस्टेनेबिलिटी की अगर बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी वर्ड कहाँ आया है, ऊपर आया है, रिडक्शन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। देखो, ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि हॉट, राइट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कार्बन फुटप्रिंट, कोल्ड अच्छा है ना फिर हॉट से, इसलिए 4 को एलिमिनेट कर लो, इसलिए बी एंड सी एलिमिनेट हो गया। एंड बचा कौन सा, ए, 1, 2 एंड 3। और कॉपर स्लैग वगैरह, कॉपर स्लैग देखो यहाँ पे भी स्लैग का यूज हो रहा है, स्टील स्लैग का। सिमिलरली कॉपर स्लैग भी अच्छा है अगर इन्वायरमेंट के लिए, इसलिए 1, 2 एंड 3 इज द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि कोल्ड मिक्स एंड हॉट मिक्स की वजह से हमने
बी एलिमिनेट किया, ग्लोबल वार्मिंग होगा इसलिए हॉट में इसको 4 को एलिमिनेट किया, और सेकंड डेफिनेटली करेक्ट है क्योंकि कोल्ड और हॉट में तो एक तो होना चाहिए क्योंकि दोनों रॉन्ग तो नहीं हो सकता, इसलिए डी में तो 2 नहीं है, इसलिए ओनली ए ऑप्शन बचता है, इसलिए 1 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक, लीड एंड मर्क्यूरी। देखो ऐसे तीन चार वर्ड जिस स्टेटमेंट में रहते हैं ना, कॉमा 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 करके वो वाले स्टेटमेंट भी करेक्ट होते हैं। यहाँ पे एक्सेट्रा लगाना चाहिए था, लेकिन एक्सेट्रा ETC जिस स्टेटमेंट में ETC आता है ना एंड में, वो वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ETC नहीं डाला। लेकिन कंटेन की बात हुई है, कोल ऐश कंटेन्स मतलब कि कंस्टिट्यूएंट्स की बात हुई है, मैंने ऑलरेडी बोला है कंस्टिट्यूएंट्स डेफिनेटली करेक्ट होते हैं। और सेकंड वाला रिलीज जब पोल्यूशन रिलीज होता है ना, तो वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मैंने कितनी बार बोला है कि अगर कोई पोल्यूटेंट कहीं ना कहीं से रिलीज होने के स्टेटमेंट है ना, पोल्यूटेंट, और वो करेक्ट ही है, तो 1 एंड 2 डेफिनेटली करेक्ट। तो वहीं पे 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली ओनली डी ऑप्शन में है, 1 एंड 2 दोनों। थर्ड क्या है, हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल। देखो थर्ड आपको पता भी नहीं था तो भी 1 एंड 2 आराम से पता है, तो भी आपका आंसर आ रहा था डी 1 2 एंड 3। लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट रिपीट हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से 2011 या 12 में, हाई ऐश कंटेंट इज इन इंडियन कोल ऐसे आया था, इसलिए थर्ड इज ऑल्सो रिपीटेड स्टेटमेंट, तो आंसर है डी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में कैन भी है, थर्ड स्टेटमेंट में इट इनेबल्स मैंने बोला इनेबल्स, सेकंड में प्रमोट्स, मैंने कितनी बार बोला है, ऐसे वर्ड आते हैं ना, प्रमोट्स, हेल्प्स, इनेबल्स, इम्प्रूव्स, तो वो वाले स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं, इसलिए 2 एंड 3 आर साइमल्टेनियसली करेक्ट, और 2 एंड 3 डी में ही है ओनली, बाकी में 2 एंड 3 साइमल्टेनियसली करेक्ट नहीं है। डार्क अंडरलाइन मैंने किया है प्रमोट्स को और इनेबल्स को, और फर्स्ट में कैन बी वर्ड आया है, इसलिए डी इज द आंसर 1 2 एंड 3। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। मैं जितना हो सके आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना वर्ड्स वगैरह। मैं ऐसे प्रवचन नहीं करता हूँ, जो वर्ड मैं मतलब कि ऐसे आधा घंटा आप वेस्ट करोगे और हाँ क्या बोल रहा है पता नहीं, जो मैंने बोला ना प्रमोट्स वर्ड, इनेबल्स वर्ड, क्लिक करना है इमीडिएटली, हाँ ये प्रमोट्स बोल रहा है, क्वेश्चन में कहा है, मतलब आपको मेरे सेशन बहुत बहुत मतलब कि ओनली ऐसे चालू करके सुन के नहीं समझ में आएगा, यू हैव टू गिव योर 100% कॉन्सेंट्रेशन, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला प्रमोट्स, इनेबल्स, यूजेस, हेल्प्स, ऐसे वर्ड आते हैं तो वाले स्टेटमेंट करेक्ट होते, तो इसलिए 100 का आंसर है डी 1 2 एंड 3। तो आई होप आई कुड मेक द जस्टिस फॉर 2020 क्वेश्चन पेपर। व्यूज़ थोड़े बढ़ रहे हैं, बच्चे जिन्होंने नोट्स नहीं लिए वो अभी भी नोट्स ले रहे हैं, एंड आई एम फीलिंग हैप्पी कि मैं मेरा काम संभाल के कुछ ना कुछ डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। 9 o'clock के आसपास कुछ ना कुछ एक सेशन ज़रूर करेंगे। थैंक यू, बाय।